वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का जो ये लेक्चर है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्टार्टिंग में हम लोग एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जानेंगे, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज की न्यूज देखेंगे और फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। उससे ये पता चलेगा अच्छे से लेक्चर सुना है या फिर टाइम पास कर रहे थे बैठ के। ठीक है, तो अच्छे से लेक्चर सुनना है ताकि वीडियो के एंड में आप लोगों को भी लगे यार आज कुछ नया सीखने को मिला है। ओके, इसी के साथ में यहां पर आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के साथ में, तो आज का जो डे है यहां पर बात करें इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग। इसको बोलते हैं अवैध तस्करी हिंदी में। ये अवैध तस्करी कहीं की जाती है, कई सारी आप लोगों ने मूवीज देखी होगी, उसमें जो इंपॉर्टेंट कल्चर के पॉइंट ऑफ से जो तस्वीरें होती हैं, जो स्टेच्यू होती हैं, वो चुराई जाती हैं और फिर उनको बेचा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि यूएसए से या फिर ऑस्ट्रेलिया से हमारी कंट्री की ये जो तस्वीरें हैं स्टैचू चुरा ली गई थी, जो किसी के द्वारा ले जाकर बेच दी गई, फिर हमारी कंट्री में इनको वापस लाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो सारी हरकतें यहां पर देखने को मिलती हैं, तो उसको रोकने की बात की जाती है क्योंकि ये कल्चर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली जनरेशन समझ पाएगी कि क्या क्या हमारी कल्चर की चीजें थी और वो उनके लिए भी हम लोग को ये सहज कर रखनी है। तो 14 जो नवंबर है यहाँ पर ये इसी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और ये एड्रेस किया जाता है यहाँ पर जो सीरियस क्राइम है रिलेटेड टू जो ट्रैफिकिंग है इन कल्चर प्रॉपर्टी, ताकि उसको रोका जा सके। और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। इवन साउथ इंडिया की तो कई सारी मूवी भी बनी है इसके ऊपर, अगर आप लोगों ने देखी हो, कई शानदार मूवी बनी है साउथ इंडिया की इसके ऊपर, किस तरीके से क्या क्या हरकतें देखने को मिलती है। और खासकर उसमें यह दिखाया जाता है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका काफी बड़ा रोल रहता है जो साउथ इंडिया की मूवीज है। ठीक है, रियलिटी में क्या है वो तो नहीं आइडिया है, पर हाँ ये आप लोग इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा। ठीक है, तो 14 नवंबर काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर ये। हालांकि पहले भी इसके बारे में जब ये यहां पर ये सैटेलाइट छोड़ा गया था उस टाइम पर भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब यहां पर इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं क्या है। यहां पर एंटी सैटेलाइट एक मिसाइल जिसको बोलते हैं एसैट के नाम से जाना जाता है, इसलिए इंस्टॉल की गई है। इसका जो एक मॉडल डीआरडीओ भवन के अंदर, जो डीआरडीओ भवन का जो प्रीमाइस है उसका जो एरिया है उसमें, तो उसमें ये यहां पर रक्षा मंत्री जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको अनवील किया गया है, यानी कि इसको इनोग्रेट किया गया है। एंटी सैटेलाइट क्या होती है पहले तो आप लोग ये समझिए। एंटी सैटेलाइट यानी कि सैटेलाइट के एंटी यानी कि सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाली मिसाइल। आखिर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल को छोड़ते हैं भैया, तो उसके बारे में समझिए। आज की डेट में आप लोग ये समझिए, हमारी और चाइना की अगर झड़प हो जाती है कल को, तो चाइना सबसे पहले ये करेगा कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जाए। तो हमारा कोई सैटेलाइट अगर स्पेस में है जो हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन को मेंटेन रखने का काम करता है, तो ये एक मिसाइल छोड़कर उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इनडायरेक्ट वे में हमारी कंट्री में अगर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो एक तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस तरीके से ब्रेक कर दिया जाता है, कोई भी इस तरीके की हरकतें की जाती है। अब यहां पर अगर हमारे पास में एंटी सैटेलाइट मिसाइल नहीं है तो हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, तो चाइना हमारे ऊपर एक एज ले जाएगा, चाइना हमको नुकसान पहुंचाया जाएगा। पर इंडिया ने अभी यहां पर ये जो कैपेबिलिटी है ये अचीव कर ली थी। हम लोगों ने कैपेबिलिटी अचीव की, अपनी ही कंट्री का एक सैटेलाइट गिराकर अपने ऊपर इसको हम लोगों ने टेस्ट किया, अपने ऊपर हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम दिया गया वो मिशन शक्ति नाम दिया गया था। तो डायरेक्ट भी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मिशन शक्ति क्या था यहां पर, ये तो मिशन शक्ति यहां पर हमारी कंट्री का एक प्रयोग था जिसमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी कि एसैट को छोड़ा गया इंडिया के द्वारा। हमारे किसके द्वारा छोड़ा गया इसको, ये डीआरडीओ के द्वारा छोड़ा गया। ठीक है, तो डीआरडीओ के द्वारा यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और कंट्री जो था यहां पर फर्स्ट एवर एंटी सैटेलाइट जो मिशन हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था 27 मार्च 2019 में, यानी कि 27 मार्च 2019 में ये उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यहां पर जो इसको लॉन्च किया गया था, किस ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया था, तो लो अर्थ ऑर्बिट में यहां पर बेसिकली जो ये न्यूट्रलाइज किया गया था इसको। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक हमारी कंट्री वर्ल्ड में कौन से नंबर की कंट्री है ये कारनामा करने वाली, तो हमारी कंट्री वर्ल्ड में चौथे नंबर की कंट्री है। याद होगा आप लोगों को, मैंने टेलीग्राम पर क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पोस्ट किया था, आप लोगों ने काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया। टेलीग्राम पर जब भी मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूं ना, तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन में यहां पर एक बल्ब बना होता है। ठीक है, उस पर क्लिक क्या कीजिए आप लोग, तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। कई सारे बच्चे बोले थे सर हिंदी में भी क्वेश्चन डाला करो, यार उसमें इतना वर्ड लिमिट वो नहीं देते हैं कि उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन में डाल सकूं। वर्ड लिमिट बड़ी कम रहती है, इंग्लिश का ही आता है मुश्किल से, तो उसमें वर्ड लिमिट की वजह से वहां पर हिंदी या तो इंग्लिश में आएगा या फिर हिंदी में आएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये फोर्थ जो नेशन है इंडिया हमारी कंट्री, तो रसिया है एक, दूसरा है चाइना, तीसरा है यूएसए।
तो रसिया, चाइना, यूएसए के बाद में हमारी कंट्री 4th कंट्री बन गई है जिसके द्वारा ये अचीवमेंट यहां पर एक तरीके से ये अचीवमेंट जिसके द्वारा यहां पर अभी अपना जो अमल में लाया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ में अब इसका एक मॉडल यहां पर स्टेब्लिश किया गया है, तो इसलिए फिर से न्यूज में है, यानी कि तब तो न्यूज में इसलिए था, यहां पर ये चीज देखने को मिली। अब इसका एक मॉडल स्टेब्लिश किया गया है, तो यहां पर डीआरडीओ जो भवन है उसके प्रेमाइस के अंदर में, इसलिए यहां पर ये अभी फिलहाल न्यूज में है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज यहां पर ये बात करें नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के बारे में। नेशनल ई गवर्नेंस यानी कि जो ऑनलाइन जो भी चीजें आप लोग यहां पर चलती है, सारी चीजें जो भी आज के डेट में कुछ भी आप लोग काम कराते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी डाउनलोड करना है, सारी चीजें ऑनलाइन आप लोग कर लेते हैं। तो नेशनल ई गवर्नेंस जो डिवीजन है यहां पर वो पार्टनरशिप करे नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो भोपाल है उसके साथ में, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के साथ में, इनके द्वारा ऑनलाइन पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसमें साइबर लॉ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी और डिजिटल फोरेंसिक से रिलेटेड भी चीजें आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आएंगी। अगर बात करूं गोल के बारे में, तो गोल इनेबल करता है ये पुलिस ऑफिसर या फिर स्टेट के जो साइबर सेल है या फिर लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है या फिर कोई और प्रोसिक्यूटर या फिर जुडिशियल ऑफिसर है, वो ताकि एक तरीके से एक्वायर कर सके रिक्विजिट नॉलेज, यानी कि इस तरीके की नॉलेज स्किल वो यहां पर उसको मिल सके, ताकि कल को चलकर अगर कोई फोरेंसिक लेबोरेटरी से रिलेटेड कोई मैटर निकल कर आते हैं या उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, साइबर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉ है। आज की डेट में अगर क्रिमिनल वर्ल्ड के बारे में आप लोग बात करें, जो आज की डेट में चोरी करने वाले जो चोर हैं या क्राइम करने वाले जो क्रिमिनल हैं, वो काफी हाईटेक क्वालिटी के आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहां पर साइबर जो लॉज है, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है या फिर डिजिटल फोरेंसिक है, इनके ऊपर फोकस किया जाता है ताकि सिचुएशन को सही डायरेक्शन में कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो साइबर फोरेंसिक जो लैब है ये स्टैब्लिश की गई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसके प्रीमाइस में, दिल्ली के अंदर में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। तो एक इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो यहां पर सिचुएशन को और अच्छे से टैकल करने की कोशिश की जा रही है अगर कल को कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके द्वारा स्टेट ऑफ आर्ट यहां पर बोला गया है कि रेजिडेंशियल कम एक तरीके से रेजिडेंशियल कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, या फिर बोलिए ऑफिस कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जैसे आज की डेट में मैं जहां पर रहता हूं वहीं से ही काम करता हूं, तो इसका मतलब मैं रहता भी हूं रेजिडेंट, मतलब वहीं पर ही उसमें रह रहा हूं और वहीं पर ही एक तरीके से मेरा ऑफिस एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर आप लोग बोलिए जहां पर मैं बैठकर काम करता हूं, तो दोनों चीजें हो गई। तो इस तरीके से आप लोग बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो वहीं आप लोग का रेजिडेंट हो गया और वहीं आप लोगों का एक तरीके से काम करने का एक ऑफिस आप लोगों ने बना लिया। तो ये इसी तरीके का एक कॉम्प्लेक्स यहां पर ये इंडियन जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये कटक के अंदर उड़ीसा में यहां पर इसको अभी स्टैब्लिश किया गया है, कटक उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तो ये इनोग्रेट किसके द्वारा गया, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। तो इनकम टैक्स अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है यहां पर ये इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा इसको बनाया गया है हमारी कंट्री में, जो कि यहां पर जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उससे रिलेटेड यहां पर ये काम करती है। इनकम टैक्स क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब आप लोग गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है, पर लेकिन जब इनडायरेक्ट पे करते हैं, इनडायरेक्ट यानी कि आप लोगों ने फोन खरीदा, फोन के ऊपर टैक्स लगा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप लोगों ने फोन का पैसा पे किया, उसी में ही टैक्स का पैसा भी इंक्लूड है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये जो इनकम टैक्स जो है बेसिकली डायरेक्ट टैक्स है, तो यहां पर अपीलेट ट्रिब्यूनल आ गया। ट्रिब्यूनल एक तरीका कोर्ट होता है जहां पर ये इससे रिलेटेड मैटर सुने जाते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रिब्यूनल था वो क्रिएट किया गया था 25 जनवरी 1941 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसको मदर ट्रिब्यूनल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। प्रेजेंट जो हेड किया जा रहा है यहां पर ये रिटायर्ड जस्टिस है पीपी भाट, जो फॉर्मरली यहां पर हाई कोर्ट जो बेसिकली झारखंड और जो गुजरात के हाई कोर्ट के जज भी यहां पर रह चुके हैं, तो इनके द्वारा ये ट्रिब्यूनल हेड किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, अगर आप लोग यहां पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अंदर जाते हैं और वहां से आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि हाँ भैया वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, गलत एक तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप लोग इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि इसका रिजल्ट जो है वो सही नहीं है, आप लोग इससे भी ना खुश हैं, तो आप लोग सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी अगर आप लोग खुश नहीं है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि अगर यहां पर बात करें कोई इस तरीके की हरकत देखने को मिल रही है, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ऊपर अगर अपील करनी है तो आप लोगों को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में आएगा, और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से अगर नाखुश हैं आप लोगों के डिसीजन से, आप लोग इससे नाखुश हैं, तो आप लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये है यहां पर इसका मुद्दा जो कि आप लोग आइडिया रखेगा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आइडिया जरूर रखिएगा।
न्यूज है, ये काफी इंपॉर्टेंट छोटी सी न्यूज है पर लेकिन फैक्चुअल भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। बात की जा रही है फाइनेंस कमीशन के बारे में। हमारी कंट्री में जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है एनके सिंह। एनके सिंह जी के द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई यहाँ पर 2021-22 के लिए और 25-26 तक का यहाँ पर ये पहुंचेगी। यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है 5 साल का टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको स्टेब्लिश करते हैं हर 5 साल में, ताकि हमारी कंट्री में जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसे का लेन देन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे किया जाए। तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 280, उसके बारे में याद रखिएगा। 280 यहां पर बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर होती है फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश करने की। तो फिलहाल जो फाइनेंस कमीशन है ये 15th फाइनेंस कमीशन, और कौन है यहां पर चेयरमैन, ये है एनके सिंह जी। एनके सिंह जी की अध्यक्षता में चेयरमैन बनाए गए। इसके जो सेक्रेटरी है ये है अरविंद मेहता। बाकी 4 मेंबर है यहां पर, कौन कौन, ये भी इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन के मेंबर। तो शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, इसी के साथ में रमेश चंद, इसी के साथ में नेक्स्ट यहां पर अशोक लहरी। तो ये टोटल 6 एक तरीके का ग्रुप है जो यहां पर ये काम कर रहा है। ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि जिस बेस पर ये काम कर रहे हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि अभी आप लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया तो फिर इसी पैटर्न में काम चलेगा। यानी कि मान लीजिए ये फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन 2021 के लिए आएगी तो ये आगे 2025-26 तक चलने वाली है। तो ये टर्म ऑफ रेफरेंस 5 ईयर के लिए यहां पर ये सेम रहने वाला है। और यहां पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात बोली गई है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स। इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसके द्वारा बोला गया कि 42% जो है जो टैक्स है वो स्टेट के साथ में शेयर किया जाएगा। यानी कि जो स्टेट्स हैं उनके साथ में 42% टैक्स जाएगा। सेंटर पहले यहां पर 32% देता था, पर लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन वाईवी रेड्डी जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। उसने बोला कि यार इसको आप लोग 42% कर दीजिए, तो 42% कर दिया। तो ये हो गया एक तरीके से जो 42% जो टैक्स गया तो वर्टिकल डिवैल्यूएशन कर दिया कि 42% यहां पर इनके पास में जाएगा। अब राज्य में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, इस राज्य में इतना जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और किस किस बेसिस पर जाएगा कि यहां पर हाँ इसकी पॉपुलेशन इतनी है, इतना फॉरेस्ट कवर है, वो सारी चीजें। तो ये जब कवर किया जाएगा यहां पर तो फिर वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन यहां पर लोकल गवर्नमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, अलग अलग एरिया में जो भी यहां पर चीजें होती हैं उनको सबको रिकमेंड किया जाएगा। इसी के साथ में कई सारी चीजें यहां पर ऐड की जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये भी पार्ट बनाया गया है अगर आप लोगों को यहां पर पैसा देना है तो। देखिए साउथ इंडिया के जो राज्य है ना वो काफी दुखी रहते हैं, टैक्स तो कलेक्शन ज्यादा करते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज भी अच्छी है, वहां पर एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट रहता है, पर लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम है, इसकी वजह से उनको पैसा कम मिलता है। यानी कि ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने वाले स्टेट कम पैसा देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अभी फिलहाल बोला जाता है जब 2011 का सेंसस यूज करना है तो बोलते हैं कि नहीं 1971 का सेंसस यूज करो, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है तो हमको इसका फायदा मिलना चाहिए, ना कि हमारा नुकसान होना चाहिए। तो ये भी कई सारे मुद्दे हैं जो यहां पर पैरेलल में चलते रहते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा। जैसे यहां पर 14th फाइनेंस कमीशन हो गया और यहां पर हो गया 15th फाइनेंस कमीशन। तो यहां पर अगर आप लोग देखेगा तो 14th फाइनेंस कमीशन में इनकम जो यहां पर बेसिकली उसको जो इनकम यहां पर जो अर्निंग आ रही है, जो इनकम डिस्टेंस थी 50% शेयर इसको दिया गया। फॉरेस्ट अगर कोई यहां पर कवर कर रहा है, इकोलॉजी, उसको 7.5 दिया गया। एरिया कितना है, एरिया वाइज बड़े वाले एरिया को ज्यादा पैसा दिया जाएगा, कम एरिया कम। पॉपुलेशन को यहां पर 27.5 दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर 17.5 वेटेज दिया गया था 1971 के हिसाब से, और बाकी का 10% दिया गया था 2011 के हिसाब से। यानी कि जिन राज्य की पॉपुलेशन बढ़ गई है पैसा तो देना पड़ेगा। ठीक है, अगर जिनकी नहीं बढ़ी है पैसा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यानी कि घर में अगर 5 मेंबर हैं, 5 में से 2 मेंबर कमाने वाले हैं और 3 मेंबर हैं वो कमाते नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जो 2 कमाने वाले मेंबर हैं और 3 जो कमाते नहीं है, तो 2 कमाने वालों को इनका भी खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि परिवार है साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो गरीब राज्य हैं, जो ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उनको पीछे छोड़ दीजिए, उनको भी साथ में लेकर चलना ही चलना पड़ेगा। अगर बात करूं यहां पर 2.5 जो बोला गया, यहां पर ये टैक्स एफर्ट दिया गया आपकी बार जो अच्छे से टैक्स पे करते हैं। इसी के साथ में जो डेमोग्राफिक प्रेफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनकम डिस्टेंस, यहां पर फॉरेस्ट कवर एरिया और पॉपुलेशन। तो यहां पर ये आप लोगों को 15% अब की बार यहां पर दिया जा रहा है। तो टोटल मिलाकर अगर टैक्स के डिवोल्यूशन की आप लोग बात करते हैं, 11th फाइनेंस कमीशन ने 29.5%, 12th फाइनेंस कमीशन ने 30.5%, 13 ने 32% और 14th फाइनेंस कमीशन ने इसको 42% और 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको 41% कर दिया है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है 41% के यहां पर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया तो 1% यहां पर इसके लिए पैसा दिया गया ताकि यहां पर इसका डेवलपमेंट किया जा सके। तो एरिया, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स, इसके बेस पर सारा यहां पर बेसिकली ये तैयार किया जाता है कि कौन से राज्य को कितना पैसा यहां पर मिलने वाला है। तो ये खाका तैयार यहां पर इसके थ्रू किया जाता है। तो कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। ये एक मोटा मोटा आइडियाज के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा।
इंपॉर्टेंट न्यूज जो है यहां पर ये बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा चौथा जो संस्करण है यहां पर अभी ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जिसको आईएमसी आप लोग बोलते हैं 2020, ये अभी यहां पर ये इसके द्वारा स्टार्ट किया गया कि मतलब किया जाएगा आने वाले टाइम में 8 से लेकर 10 दिसंबर तक का। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट यहां पर ये कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी अनाउंस किया गया, फिर जब यहां पर ये देखने को मिलेगा तो फिर से एक बार आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा, तो एक तरीके से रिवीजन भी आप लोगों का हो जाता है। यही फायदा है कंटीन्यूअस लेक्चर देखने का कि रिवीजन भी कई बार आप लोगों का होते रहते हैं, तो आप लोग एग्जाम में फिर उसको याद कर पाएंगे, ओके, भूलते नहीं है। तो यहां पर ये जो अभी यहां पर जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 4th एडिशन दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा, कौन इसको ऑर्गेनाइज कराएगा यहां पर, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डीओटी और सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सीओएटी ये यहां पर काम करने वाले हैं। अगर अब की बार की बात करें आईएमसी के बारे में, तो यहां पर इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर और सस्टेनेबल, ये इसकी थीम है, ट्रिपल एस थीम है यहां पर। इंक्लूसिव इनोवेशन यानी कि एक तरीके से इनोवेशन जो होना चाहिए इंक्लूसिव यानी कि सबको साथ में लेकर चलने वाला होना चाहिए, और स्मार्ट, सिक्योर और सस्टेनेबल होना चाहिए। स्मार्ट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए और लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए। तो ये थीम रखी गई है इसकी, जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं। डिस्कस की जाएगी इसमें क्या लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जैसे यहां पर बात की जाएगी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, जो आज की डेट की चीजें नहीं, जो आने वाले टाइम में काफी बड़ा काम करने वाली है, एक तरीके से काफी बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है सोसाइटी के ऊपर, तो उन चीजों के ऊपर काफी फोकस किया जाएगा। तो ये थीम्स अलग अलग तरीके से डिसाइड की गई है, जो कि आप लोगों को याद रखनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो पूछा जाए किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, क्या कंडक्ट कराया जा रहा है, कौन सा संस्करण कंडक्ट किया जा रहा है, थीम क्या है और कहां पर कंडक्ट कराया जा रहा है, तो एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड और छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया ये। बाकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में भी, जैसे सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो यहां पर इसको जो ये सेल्युलर ऑपरेटर, ये इंडस्ट्री से एसोसिएशन जो मोबाइल सर्विस, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंटरनेट द थिंग्स प्रोवाइडर, इन सब चीजों से कनेक्टेड है। 1995 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसी के साथ में जो चेयरपर्सन है ये है रविंद्र ठाकर। इसी के साथ में जो वाइस चेयरपर्सन है अजय पुरी। डायरेक्टर जनरल है यहाँ पर एसपी कोचर। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी, ये यहाँ पर पर्सनैलिटी है इससे कनेक्टेड। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें इसके बारे में याद रखते हैं। ये कुछ बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर जो निकल कर आई है डीआरडीओ की साइड से, बात की जा रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं। डीआरडीओ के द्वारा यहां पर डेवलप किया गया पैसेंजर बस। जो पैसेंजर बस ये टेक्नोलॉजी यूज करेगी फायर डिटेंशन एंड सप्रेशन सिस्टम। क्या है मतलब ये, अगर किस बस में आप लोग जा रहे हैं इसमें ये सिस्टम लगाया जाएगा, उसमें ये फायर को डिटेक्ट कर लेगा तुरंत और तुरंत उसको सप्रेस भी कर देगा। तो ये ऐसा है कि अगर बस में आग लग जाती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की बस है या फिर कोई जो पेशेंट्स लेकर जा रही है, किसी भी तरीके की बस है, अगर इसमें ये सिस्टम लगा दिया गया है तो इसका मतलब है कि अगर आग लगती है तो तुरंत उसको सप्रेस कर देगा। तो इसको बोला गया फायर डिटेंशन एंड सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये फायर मिटिगेशन का काम करेगा, यानी कि आग को मिटाएगा और इसी के साथ में डिटेक्ट कर सकता है फायर विद इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में स्टार्ट करते हैं इसको, विद इन ए मिनट यहां पर ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, यहां पर एक तरीके से आग बुझाने वाला जो इक्विपमेंट है उसको लॉन्च कर देगा और यहां पर इसको खत्म कर देगा जो भी आग उस टाइम पर लगी होगी। तो यहां पर एक तरीके से इसके अंदर एरोसोल जनरेटर जो रहेगा, ये फायर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसको सप्रेस करता हुआ नजर आएगा विद इन 5 सेकंड ऑफ द सिस्टम जो भी एक्टिवेशन होगा, यानी कि 5 सेकंड के अंदर अंदर यहां पर ये सही से काम करना स्टार्ट कर देगा। ये जो कंप्राइज करते हैं यहां पर 80 लीटर कैपेसिटी आप लोग वाटर देखने को मिलेगा, इसका 80 लीटर के करीब पानी रहेगा, 6.8 किलोग्राम नाइट्रोजन सिलेंडर, इसी के साथ में ये प्रेशर जो देखने को मिलेगा 20 बार का, और जो नेटवर्क ट्यूबिंग के साथ साथ में 16 नंबर ऑफ एटोमाइजर रहेंगे यहां पर। ये है यहां पर एटोमाइजर जो होते हैं बेसिकली ये एटम जो होते हैं, एटोमाइजर एक तरीके से स्प्रे करने वाले जो होते हैं, जैसे ना ड्यू वगैरह स्प्रे करते हैं, तो स्प्रेयर आप लोग इनको बोल सकते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर आग को तुरंत सप्रेस करने का काम करेंगे ताकि कोई भी जान मान की हानि यहां पर न हो सके, कोई भी एक तरीके से इंसान की भी जान न जाए और जो यहां पर उसके अंदर जो सामान रखा है वो भी न जले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। एक और यहां पर ये न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके द्वारा डिस्कस किया गया अभी एक नोटिफिकेशन, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिनको डिस्कॉम के नाम से आप लोग जानते हैं, ये जो कंपनी है इनको ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत लाने की बात की जा रही है 2001 के। हालांकि पहले सारी नहीं थी, अब सबको लाने की बात की जा रही है, यानी कि हमारी कंट्री में जो सरकार है उसने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है वो एनर्जी कंजर्वेशन के अंडर काम करेगी। ये जो कंसल्ट किया गया है यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी के साथ
साथ में इसको कंसल्ट कर नंबर ऑफ डिस्कॉम कंपनी जो है यहाँ पर ये इंक्रीज की जा रही है 44 से लेके 102 यानी कि 44 से लेके 102 तक यहाँ पर इनको अब इसके अंडर लाया जा रहा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ पर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में यहाँ पर ये आती है। तो यहाँ पर ये सारा जो काम रहेगा इससे क्या रहेगा, एनर्जी को भी सिक्योर कर पाएंगे और सब एक पैटर्न में काम कर पाएंगे। आप लोग इसको ऐसे समझिए, अगर पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म सिस्टम में काम करते हैं तो हम लोग काम अच्छे से कर पाएंगे। हम लोग को एक रोड बनानी है और उस रोड पे काम करने वाले 5 बंदे लगे हुए हैं। आप लोग ये समझिए अगर पांचों के पांचों एक प्रॉपर वे में काम करते हैं तो यहां पर तुरंत उस काम को हम लोग निपटा सकेंगे, ठीक है। पर लेकिन अगर पांचों जो है वो एक सिंक्रोनस वे में काम नहीं करते हैं तो उन काम को नहीं निपटा पाएंगे। एक और अच्छा उदाहरण सोचिए आप लोग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अगर किसी कंट्री को हम लोग को निपटाना है, किसी के साथ में हम लोग को लड़ना है, तो हमारी तीनों फोर्स अगर साथ में काम करें तो अच्छा मजा सका सकती है, पानी पर भी, थल पर भी, वायु में भी। पर लेकिन अगर अलग अलग रहे कि हाँ एक काम कर रही है एक काम नहीं कर रही है तो क्या होगा, तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी ये एफिशिएंसी एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। 2002 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का काम करती है ताकि फालतू में एनर्जी को हम लोग वेस्ट न करें। तो ये है इसका बेसिक काम, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसके बाद में आज का क्विज देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर सैटेलाइट के, इससे भी पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो डे देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने एंटी सैटेलाइट के बारे में जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के बारे में क्या क्या चीजें हैं वो सारी समझी। इसी से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पर समझा ट्रिब्यूनल के बारे में, खासकर इनकम टैक्स से रिलेटेड काफी डिटेल में। फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, डिटेल में समझा कौन सा कमीशन क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, क्या क्या अनाउंस किए जा रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की ये DRDO के द्वारा जो आग बुझाने का काम किया जा रहा है वो चीजें हम लोगों ने समझी। और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्कॉम कंपनीज के बारे में जाना। आइए अब आज का क्विज है आप लोगों के सामने। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है ये किसकी पार्टनरशिप में यहाँ पर साइबर लॉज और क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल फोरेंसिक के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कटक में ITAT यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया गया। ये क्या है? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है NK सिंह जी। इनके द्वारा 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की बात की जा रही है। जो रिपोर्ट सबमिट की है किसको दी गई है ये रिपोर्ट, इनके द्वारा, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो के द्वारा अनाउंस किया गया 4th एडिशन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है किस चीज का, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर जो है यहाँ पर मिलकर काम करने वाले हैं। इसकी थीम जो रखी गई यहाँ पर 3S यहाँ पर यूज किए गए हैं, वो क्या है? अभी हम लोगों ने मिशन शक्ति के बारे में बात करा, तो मिशन शक्ति में आप लोगों को यह बताना है कि कहां से इसको फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और मिशन शक्ति में हमारी कंट्री चौथी है, तो बाकी की 3 कंट्री कौन सी हैं? ये है क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को देना है। रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हम लोगों ने बात की थी लीगल रिफॉर्म के बारे में। खासकर जब हम लोग बात करते हैं, एक कंट्री ऐसी है जिसके द्वारा यहां पर रिसेंटली अभी ये इंटरप्रिटेशन की बात की गई है अपनी कंट्री के अंदर हार्ड लाइनर को लेकर। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसके द्वारा ये लीगल रिफॉर्म अनाउंस किए गए हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जहां पर आत्म बीमित कल्याण योजना यहां पर ABVKY, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है ठीक है, अटल बीमित, ये यहाँ पर व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है। तो ये इंप्लॉय इंश्योरेंस से रिलेटेड है, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रही है। हरियाणा गवर्नमेंट कौन से राज्य के पैटर्न पर काम कर रही है ताकि रिलीजियस कन्वर्जन फोर्सफुली न किया जा सके, उसको रोकने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर नाम चेंज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम क्या रखा गया है? डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जिनके द्वारा फर्स्ट वुमेन थी अभी ये जीत कर आई अमेरिका में एज ए वाइस प्रेसिडेंट, इसका नाम आप लोगों को बताना है। अकॉर्डिंग टू किसके? ये माना जाता है कि 1.9 मिलियन के करीब जो डेथ होती है हर साल कंट्री के अंदर, तो आप लोगों को बताना है किसके हिसाब से बात बोली गई है। तो ये था टोटल डिस्कशन। अब है आंसर, ये है आप लोगों के सामने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये है। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, नेक्स्ट यहाँ पर कमला हैरिस, और नेक्स्ट यहाँ पर ये स्टॉप निमोनिया.org, इसके द्वारा बताया गया 1.9 मिलियन के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। टेलीग्राम से जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी PDF एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।